नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी। मैं लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग लखनऊ में प्रवक्ता फिजिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं यहाँ आप लोगों को कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय 2 अर्थात मापन एवं मात्रक के भाग 2 पर चर्चा करूँगा। चर्चा के बिंदु बच्चों कुछ इस प्रकार से होंगे। मैंने भाग 1 में कुछ बातें की थी, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद में द्रव्यमान का मापन किस तरह से किया जाता है, समय का मापन किस तरह से किया जाता है, और माप में कुछ त्रुटियां भी होती हैं। तो माप में त्रुटियों के पर हम लोग बात करेंगे। निरपेक्ष, सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि का आकलन कैसे करेंगे, और कुछ संबंधित प्रश्न एवं गृह कार्य पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा हमने भाग 1 में आपको बताया था भौतिक विज्ञान में मूलतः 7 राशियां होती हैं और 2 पूरक भी राशि थे। इन राशियों के मात्रक आपको बताए गए थे, जिसमें हमने आपको लंबाई पर चर्चा की थी। उसके बाद में द्रव्यमान, समय, MKS ये जो प्रणाली थी, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें आज हम आप लोगों के साथ में द्रव्यमान पर चर्चा करेंगे। तो देखिए जरा सा, यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे बच्चों, द्रव्यमान का मापन करने के लिए हमारे पास अणुओं, परमाणुओं, ये बहुत साइज इनका कम है, छोटा है, इनका द्रव्यमान माप करने के लिए एक हम राशि यूज़ करते हैं, मात्रक यूज़ करते हैं बच्चों। ये मात्रक है हमारा एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात एकीकृत परमाणु संहति। इसे हम U से दिखलाते हैं, परमाणु और अणुओं के द्रव्यमान की माप करने के लिए। और यहाँ बच्चों बताना चाहेंगे 1U इलेक्ट्रॉनों सहित कार्बन 12 जो समस्थानिक है इसका, कार्बन का 6, इसके परमाणु का 1/12वां भाग होता है, जिसका द्रव्यमान 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसके बाद विश्व में पाए जाने वाले विशाल जो हमारे पिंड होते हैं, ग्रह, तारे, इन सब के द्रव्यमानों को मापने के लिए हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देखेंगे अध्याय 8 में। अध्याय 8 में इस पर आपसे चर्चा होगी। वहाँ पर बताएंगे कि भारी पिंडों को किस तरह से उनका द्रव्यमान मापा जा सकता है। इसके बाद अति सूक्ष्म कण, परमाणुओं आदि के लघु द्रव्यमानों के मापन के लिए हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी का प्रयोग करते हैं, जिसमें बच्चों क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रक्षेप्य पथ की त्रिज्या उस कण के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। वहां पर हम जब बात करेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से द्रव्यमान मापा जा सकता है। आगे बच्चों, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए द्रव्यमानों के परिसर आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखलाना चाहता हूँ कि छोटा से छोटा देखिए द्रव्यमान कितना आपको यहाँ पर 10⁻⁻30, 10 की घात इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर द्रव्यमान देखिए 10⁻30 किलोग्राम। ऑर्डर इसका आपको दिखलाई दे रहा है, देखिए कितना, -30 घात लगी हुई है। दूसरा देखिए, अगर हम बड़े द्रव्यमान की बात करें तो प्रेक्षणीय विश्व हमारा कितना है, 10⁻55, 10 की घात कितना, 55 किलोग्राम का। तो छोटा और बड़े में आपको यहाँ पर रेंज दिखाई दे रही। बाकी प्रोटॉन का द्रव्यमान है 10⁻27 kg इत्यादि, ये सब आपको दिखलाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा कि इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। छोटा कितना होता है तो छोटे कितने कितने हो जाते हैं, या बड़े होते हैं तो कितने बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से समय का मापन करने के भी लिए हमने आपको बताया था परमाणु घड़ी। आजकल परमाणु मानक प्रयोग करते हैं, इसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं। 1 सेकेंड हमने आपको बताया था CGM 133 के निम्नतम 2 ऊर्जा स्तरों
के मतलब अति सूक्ष्म इस तरह ऊर्जा स्तरों के संक्रमण के तदनुरूप इतने विकिरण अंतरालों के मान को हम क्या कहते हैं? 1 सेकंड कहते हैं बच्चों। तो समय के मापन के लिए हमारे पास और भी देखिए यहाँ पर समय अंतराल, और इसके भी परास आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि अत्यधिक अस्थायी कण का जीवन काल कितना? 10 की घात -24 सेकेंड। और दूसरा तरफ आप देखिए विश्व की आयु 10 की घात 17 सेकेंड। तो इससे भी आपको एक रेंज का अंदाज़ा लग जाता है। बाकी भी अन्य चीज़ों के आपको यहाँ पर दिए हुए हैं समय अंतराल क्या क्या हैं, तो इनकी आप एक जनरल आइडिया आपको इससे लगेगा कि छोटा और बड़ा क्या समय अंतराल हो सकता है इनके लिए। समय मापन की कुछ अन्य विधियां भी हमारे पास में हैं बच्चों, इस पर भी हम आपसे बात करें। एक सोलर घड़ी आपके सामने है जिसमें कि पृथ्वी के नियमित परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी, उस पर आधारित है। और अपने अक्ष पे भी घूमने की वजह से बच्चों क्या होता है कि आप देखते हैं कि मीन सोलर डे में चेंज होता है, दिन से दिन, वर्ष से वर्ष में क्या होता है, चेंज होता है थोड़ा सा। तो ये इतना यथार्थ नहीं माप देता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी है। इन घड़ियों की यथार्थता देखिए कितनी, 10 की घात 9 सेकेंड में 1 सेकेंड इनकी होती है यथार्थता। उसी के बाद देखिए परमाणु घड़ी है, या परमाणु में होने वाले आवर्त कंपनों पर आधारित है। पहली सीजियम घड़ी 1964 में बनाई गई थी बच्चों। इनकी यथार्थता 10 की घात 11 सेकेंड में 1 सेकेंड होती है। दूसरा हम आपको बताएं, मूल कणों का क्षय भी एक, ये भी हमारे पास विधि है। अस्थायी मूल कणों का अर्थ आयुकाल 10 की घात -16 से लेकर के 10 की घात -24 सेकेंड, 10 की घात -16 सेकेंड से 10 की घात -24 सेकेंड तक होता है। और 6 प्रक्रमों के प्रेक्षणों से अत्यंत अल्प समय अंतराल की माप कर सकते हैं। इनको जानना जरूरी है थोड़ा सा। रेडियो एक्टिव डेटिंग भी होती है। कार्बन 14 कुछ नियमों का पालन करते हुए स्वतः विघटित होते हैं बच्चों। और ये 6 प्रक्रियाएं 10 की घात 17 सेकेंड की कोटि के होते हैं देखिए, और दीर्घ समय अंतरालों की होती है। जीवाश्म, चट्टानों, पृथ्वी आदि की आयु इन्हीं से निकाली जाती है, क्योंकि इसका समय अंतराल जाता है। तो बच्चों इस प्रकार आप समय मापन की ये अन्य विधियां हैं, देखेंगे थोड़ा सा। आगे हम लोग चलते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा, जब हम मेज़रमेंट करते हैं किसी भौतिक राशि का, तो उसमें त्रुटियां संभव हैं, और त्रुटियां ये होती ही हैं। इनको अगर हम थोड़ा सा पहले से कुछ प्रकार की त्रुटियां दूर कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा अलर्टनेस रखेंगे। तो भी क्या क्या है त्रुटियां, देखिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे त्रुटि हमारे पास क्रमबद्ध त्रुटियां। ये क्रमबद्ध त्रुटियां आपको दिखलाई दे रही हैं, 3 प्रकार की मैं यहाँ पर दिखला रहा हूँ। सबसे पहले यंत्रगत त्रुटियां अर्थात इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में देखिए क्या है बच्चों कि इंस्ट्रूमेंट जो हमें मापक यंत्र मिला हुआ है उसमें ही पहले से त्रुटि है। क्या है, जो मार्किंग की गई है उसमें कुछ गलती है, छोटे बड़े मार्क ऐसे करके बने हुए हैं, या फिर ज़ीरो एरर है, उसमें शून्यांक त्रुटि है। अर्थात जैसे वर्नियर कैलिपर्स के जबड़ों को जब शुरू में मिलाते हैं तो वर्नियर का जो स्केल है उसका 0 पाठ्यांक मेन स्केल के 0 पाठ्यांक के बराबर नहीं आता, थोड़ा सा पहले से ही खिसका हुआ है। मतलब हमने रीडिंग नहीं ली और पहले से ही कुछ माप वो बता रहा है प्लस या माइनस में। तो ये यंत्रगत त्रुटियां हैं, इनको अगर हम पहले से जान लें तो दूर कर सकते हैं। दूसरे तरीके की आपको बताएं बच्चों, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता की वजह से है। कार्यविधि में अपूर्णता क्या, अगर हमने यंत्र की ठीक से जानकारी नहीं रखी तो प्रयोग हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हम आपको बताएं, कुछ इस तरीके की प्रेक्षक थोड़ा सा लापरवाह रहता है, बेखबर रहता है
ये त्रुटियां हो जाती हैं बच्चों। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी कैलोरीमेट्री के प्रैक्टिकल में देखिए, कैलोरी मापी जो बर्तन होता है उसका आवरण क्या होता है, कुचालक उसमें लगा दिया जाता है ताकि अंदर से ऊष्मा बाहर न जा सके और बाहर से ऊष्मा अंदर न जा सके। परंतु फिर भी कितना ही अच्छे से कुचालक हम उसमें लगाएं, फिर भी विकिरण द्वारा कुछ न कुछ ऊष्मा निकल ही जाती है। जैसे थर्मस फ्लास्क में होता है कि आपने कितना भी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन एक समय के बाद वो अंदर उसमें रखे हुए पानी ठंडा होने लगता है। तो ये भी त्रुटियां होती हैं। इसके बाद कार्यविधि में अपूर्णता, मैंने बताया कार्यविधि में अगर अपूर्णता है, आपको ठीक से यंत्र का ज्ञान नहीं है, उसको आपने पूरी तरह से समझा नहीं है, उसकी संरचना को नहीं समझा है मापक यंत्र की, तो गलती ये हो जाती है। तीसरा आप देखिए व्यक्तिगत त्रुटियां, ये त्रुटियां हमसे आपसे हो जाती हैं यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं। रीडिंग पढ़ने की हम गलती करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम रीडिंग पढ़ रहे हैं, प्रकाशिक बेंच पर हम लंबन दूर कर रहे हैं और हमारी आदत के अनुसार हम अपनी आँख को किसी एक तरफ दाएं या बाएं रख करके ही रीडिंग पढ़ते हैं, या जब हम वर्नियर कैलिपर्स पर खाने की मिलान कर रहे हैं तो तिरछा देख रहे हैं तो इधर से लग रहा छठा खाना है, थोड़ा इधर से देख रहे हैं तो लग रहा है कि पांचवा खाना है। तो इस तरह की व्यक्तिगत त्रुटियां हो जाती हैं। और इसमें हम आपको ये भी बताना चाहेंगे बच्चों कि एक तो रीडिंग पढ़ते समय आपसे गलती, हमसे गलती हो सकती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन लास्ट में करते हैं, प्रैक्टिकल में गणनाएं करते हैं, उसमें गलतियां कर जाते हैं, तो ये व्यक्तिगत त्रुटियां हुई। आपको बताएं कि ये क्रमबद्ध जो त्रुटियां हैं, इनको अगर हम पहले से थोड़ी जानकारी इनके बारे में रख लें तो इन त्रुटियों से मुक्ति पाई जा सकती है। परंतु दूसरे प्रकार की हमारे पास एक और त्रुटि है जिसको हम रैंडम एरर कहते हैं, यादृच्छिक एरर कहते हैं। देखिए त्रुटि है, ये ऐसी त्रुटि है बच्चों कि जिसके बारे में हम कोशिश करने के बावजूद भी, अलर्टनेस के बावजूद भी ये गलतियां हो जाती हैं, एरर हो जाती है। जैसे कि हम आपको बताएं कि वातावरण का टेम्परेचर बदल गया। अब वातावरण का टेम्परेचर बदल गया है तो इसको हम अपने प्रैक्टिकल में काउंट नहीं कर रहे हैं, और ये जो हमारी त्रुटि हो जाएगी, इस त्रुटि की वजह से हमारा प्रैक्टिकल का आंसर सही नहीं आएगा, त्रुटिपूर्ण आएगा। वातावरण में त्रुटि से मतलब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि टेम्परेचर अभी कुछ और है, कुछ देर बाद कुछ और हो गया, प्रैक्टिकल हमारा चल रहा है, हमने उस पर कंट्रोल ही नहीं है बाहर के वातावरण पे। तो दूसरी बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपने इस मार्कर का ही आपने व्यास लिया, अपने पेन का व्यास लिया, कोई लंबाई आपने नापी, तो 4-5 जब आप प्रेक्षण करते हैं तो आप पाएंगे कि हर प्रेक्षण में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, एक जैसी रीडिंग बार बार नहीं मिल पा रही है। ये त्रुटियां इस तरह की हुई बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब इन त्रुटियों को दूर कैसे किया जाए, वो तो यंत्रों को हम क्रमबद्ध में दूर कर सकते हैं, त्रुटियों को, यंत्र की त्रुटि दूर कर सकते हैं, प्रायोगिक तकनीक में थोड़ा सा व्यक्तिगत सावधानी बरतेंगे, दूर हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर क्या करते हैं हम, ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं, एक से ज़्यादा बार बार हम प्रेक्षण लेते हैं जितना संभव हो सके, और उन सब का औसत मान निकाल लेते हैं। औसत मान क्या होता है कि ट्रू वैल्यू के आसपास ही होता है। उसमें एक बात और ध्यान देते हैं कि प्रेक्षण हमने मान लीजिए 7 बार लिया किसी चीज़ की नाप, और उसमें से 2 नाप ऐसे ही जो बाकी 5 को आसपास नहीं पड़ रही हैं, अर्थात उन मानों को हम छोड़ देंगे, बाकी बचेंगे 5 जो एक जैसे हैं लगभग, उनका हम औसत निकाल लेंगे, तो उससे लगभग हम ट्रू वैल्यू पर ही पहुंच जाते। एक बच्चों यहाँ पर अल्पतमांक त्रुटि है। किसी यंत्र का अल्पतमांक मैंने आपको भाग 1 में बताया था। अल्पतमांक किसी यंत्र का क्या, वह छोटी से छोटी राशि जो उस यंत्र द्वारा मेजर किया जा सके, मापा जा सके। वर्नियर कैलिपर्स में मैंने आपको बताया था मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक को बता सकता है, ठीक है। और इसी तरह से स्क्रू गेज बताया था मैंने आपको, मिलीमीटर के 100वें हिस्से को बता सकता था। लेकिन इसकी एक लिमिट हो गई ना, जैसे आपका स्केल ले लीजिए,
स्केल में आप फाइनली कितना तक बता सकते हैं, मिलीमीटर तक ही तो नाप सकते हैं। जो छोटे छोटे खाने हैं 4.6 मिलीमीटर, नाप से थोड़ा सा आगे है कोई नाप, अब वो 7 हम कह नहीं पा रहे हैं, 6 के थोड़ा सा आगे, तो इसकी एक लिमिट हो गई ना मिलीमीटर में। तो ये अल्पतमांक एरर है जो कि किसी यंत्र के लीस्ट काउंट की वजह से। आगे चलते हैं बच्चों, और भी कुछ त्रुटियां हैं। देखिए निरपेक्ष सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि, मैं इनको बता दूं, कैलकुलेशन करेंगे, सवाल भी इस पर आपको मिल जाते हैं। निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास जो होती है वास्तविक मान, एक जो वास्तविक मान है वस्तु का, और प्रेक्षित मान जो आपने निकाला है प्रेक्षण के आधार पर, तो इनका डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस साइन मैंने इसलिए लगा रखा है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए, या इसका हम मॉड ले लेंगे। तो देखिए जरा सा यहां पर ये जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि थी, यदि वास्तविक मान a है और हमने प्रेक्षित मान a डैश लिया हुआ है और ये माइनस अगर लगा रहे हैं तो यहां पर मॉड लगा दीजिए। डिफरेंस है, हमेशा मॉड से पॉजिटिव ही वैल्यू आपको मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा देखिए माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए बच्चों वास्तविक मान कितना है, वास्तविक मान a है किसी भौतिक राशि का, और प्रेक्षित मान क्रमशः प्रेक्षित मान a1, a2 डैश डैश an है। तो अभी देखिए माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, अर्थात इन जो हमारा ये जो वैल्यूज मिले थे, अर्थात इसको हम यदि डेल्टा ए के नाम से जान रहे हैं, तो मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा A एन nth वैल्यू होल डिवाइडेड बाई n। औसत है ना, तो सारे निरपेक्ष मानों का हमने क्या किया, औसत ले लिया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ a i डेल्टा a i, डेल्टा a i लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। अब ये जो आपने अभी यहां पर निकाला हुआ है मॉड डेल्टा ए निकाला हुआ है, तो इसको देखिए मॉड डेल्टा ए, ये जो हमारा मीन माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकली है, इसको वास्तविक मान से भाग कर दें, अर्थात निरपेक्ष का वास्तविक के सापेक्ष अनुपात जो है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कितना, भिन्नात्मक त्रुटि कह देते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे भिन्नात्मक त्रुटि में यदि क्या 100 से, सॉरी ये ऊपर लगा हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज हमारा बन जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। तो इसमें यदि 100 लगा दिया जाए तो ये प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहीं पर जब हम आपको आगे काम कराएंगे, गृह कार्य देंगे, तो उसमें याद रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर मैंने बोल दिया a के मान में 1% की त्रुटि है, तो उसका अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। इसका मान मैंने 1% अगर दे दिया तो इस पूरे की जगह पर 1% हो जाएगा। a के मान में प्रतिशत त्रुटि, ये पूरा इसको कहलाते हैं a के मान में प्रतिशत त्रुटि। b के मान में है तो डेल्टा, अगर b के मान में प्रतिशत त्रुटि है तो डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। तो इसका अगर डायरेक्ट मान आपको दे दिया जाए 1%, 2% जो भी दे दिया जाए, तो इस पूरी बात की जगह पर आप उतना परसेंट लिख लेंगे। तो बच्चों आगे हम चलते हैं, जरा सा देखते हैं योग एवं अंतर में त्रुटि। अब दो भौतिक राशियां हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं सपोज। तो माना भौतिक राशियां हमारी x और y है, x एंड y,
और इनको जब हम जोड़ते हैं तो परिणामी हमारा z प्राप्त होता है। अब देखिए x के मान में यदि त्रुटि होगी तो जब x के मान में कुछ त्रुटि हो रही है प्लस माइनस में y के मान में त्रुटि हो रही है तो उनका परिणामी जोड़ने पर z के मान में भी त्रुटि होगी। तो यदि डेल्टा x कॉमा डेल्टा, ये प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस में माइनस में किसी डेल्टा z क्रमशः x y तथा z के मानों में त्रुटियां हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए z प्लस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z, x प्लस माइनस डेल्टा x, जोड़ रहे हैं दूसरी राशि इसमें y प्लस माइनस डेल्टा y। बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस y को यहाँ पर एक साथ, और ये देखिए प्लस माइनस में डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, और यहाँ पर ये आपको दिखलाई दे रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू z था ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कितनी त्रुटि आपको प्राप्त हो गई, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। परंतु हम आपको बताएं अधिकतम त्रुटि क्या होती है, अधिकतम त्रुटि तो जोड़ से ही मिलेगी। तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ये अधिकतम त्रुटि है। ये क्या है, जोड़ में दो राशियों के अधिकतम त्रुटि इतनी होगी हमेशा प्लस में। अब इसी प्रकार से यदि सब्ट्रैक्शन में होता, देखिए तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता, उसमें भी z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई राशि पर अगर हम काम करते तो कितना, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा x, और यहाँ पर ये माइनस साइन लगा है y प्लस माइनस डेल्टा y। ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों इधर तो z प्लस माइनस डेल्टा z, और यहाँ पर ये x माइनस y, और अभी देखिए आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा x, और ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा y। कैंसिल होने के बाद ये देखिए आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा z, और यहाँ से मिल रहा है प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। परंतु अधिकतम त्रुटि क्या होगी, तो अधिकतम त्रुटि तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अधिकतम त्रुटि ले रहे हैं तो यहां पर प्लस में ही रहेंगे दोनों। अब देखिए इसी प्रकार से यदि गुणन में होता है, ये दो राशियां गुणन में है मान लीजिए, तो z इज इक्वल टू कितना, x इंटू वाई। अब x के मान में और y के मान में त्रुटि होने के बाद देखिए क्या हुआ, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा x, और ये देखिए y प्लस माइनस डेल्टा y। गुणा कर दीजिए जरा से, देखिए एक्स वाई प्लस माइनस एक्स को इससे भी करें जरा सा, एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटी राशि है, छोटी राशि का छोटी राशि से गुणा हुआ तो इसे हम और छोटी राशि पाएंगे, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसे छोड़ने पर तो हमारे पास देखिए क्या मिल जाएगा, और इधर आप देख रहे हैं z प्लस माइनस डेल्टा z में से ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये जो राशि हमारे पास मिल रही है इसमें बच्चों देखिए x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा x, और ये राशि आपने छोड़ दी, एक राशि हमारी ये कैंसिल ही हो चुकी। अब हम इसे क्या करते हैं, z से डिवाइड कर देते हैं। तो z क्या है हमारा, एक्स वाई है। तो यहां पर देखिए जरा सा क्या मिल गया, डेल्टा z अपॉन z, और ये देखिए क्या मिल गया यहां पर, जब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा y अपॉन y, x तो कैंसिल हो जाएगा ना एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, और यहां पर देखिए y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन
x। अर्थात अधिकतम त्रुटि हमको क्या मिल गई, भिन्नात्मक त्रुटि देखिए कितना मिल गई, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। बच्चों हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर आपने जो देखा इसमें हम क्या कर रहे हैं, गुणे में थी दोनों राशियां परंतु यहां पर प्लस में हो गई, तो गुणे की राशि क्या हो जाती, प्लस में हो जाती। इसी प्रकार से बच्चों जरा सा भाग का भी हम देख लेते हैं काम। तो भाग के काम के लिए देखिए क्या होगा, यदि दो राशियां भाग में ली जा रही हैं तो उसमें देखिए क्या होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर विभाजन में भी त्रुटि देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये दोनों राशियाँ इस प्रकार हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा y। इसको देखिए यहाँ पर से हम न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z x प्लस माइनस डेल्टा x और ये हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y रेज टू द पावर माइनस 1। बच्चों यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो ये यहाँ पर से बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और यहाँ से y कॉमन लेंगे, पावर में माइनस 1 है तो माइनस लगेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y रेज टू द पावर माइनस 1। ये बच्चों यहाँ पर हो गया हमारे पास x अपॉन y, देखिए पावर माइनस 1 है, और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y रेज टू द पावर माइनस 1। ये बाइनोमियल प्रसार से खुल जाएगा बच्चों। 1 प्लस एक्स पावर n का वैल्यू 1 प्लस सीरीज होती है nx प्लस समथिंग, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये पावर n हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा y ओवर y। और ये यहाँ पर देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z है, z से हम साथ साथ डिवाइड भी कर देते हैं, देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और ये हमारा यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन ये z ही तो है। तो देखिए यहाँ पर से बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y, और इन दो राशियों का जो मल्टीप्लाई होगा डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा y अपॉन y, ये छोड़ देंगे, राशि बहुत छोटी है, तो कुल मिला के 1 से 1 भी ये कैंसिल होने पर देखिए क्या मिलता है हमें, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। और यहाँ पर मैंने कहा आपसे माइनस प्लस है, लेकिन अधिकतम त्रुटि के लिए चलिए एक लाइन और लिख लेंगे हम, डेल्टा y अपॉन y, और इसे तो हमने छोड़ ही दिया हुआ है, तो प्लस माइनस अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अधिकतम त्रुटि क्या होगी, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस, बेटा अधिकतम त्रुटि के लिए हमेशा धनात्मक चिन्ह। तो ये इसमें डिवीज़न के लिए यहाँ पर विभाजन में त्रुटि इतनी हो जाएगी। बच्चों एक मापित राशि की घात में यहाँ पर देखिए त्रुटि होती है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक राशि है a रेज टू द पावर 2। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 बार हो गया ना, तो देखिए गुणे में हम आपको बता चुके हैं दोनों प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए हमें 2 बार करना पड़ेगा, क्या, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, और ये हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा। तो 2 बार इसको ले लेंगे अथवा इसका अवकलन कर देंगे तो उससे भी मिल जाता हमें। यहाँ पर देखिए डेल्टा z अपॉन आंशिक अवकलन कर देंगे तो ये मिल जाएगा कितना, 2 डेल्टा a अपॉन a मिल जाता। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 बार वही चीज़ हो गई, तो डेल्टा a अपॉन a। तो यदि कहीं घात में कोई, अगर आप घात देख रहे हैं किसी भौतिक राशि में लगा है तो वो इनटू में यहाँ पर आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न भी है उससे संबंधित, देखिए ए बी सी 3 यहाँ पर मेजरमेंट किए गए हैं किसी राशि के लिए, तो यहाँ पर हम इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी और त्रुटि भी निकालनी, तो डेल्टा y अपॉन y 3 मैंने कहा था मल्टीप्लाई में हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन
बी प्लस में ये सब होते जा रहे हैं। सी ऊपर आएगा -2 पावर हो जाएगी, लेकिन अधिकतम के लिए प्लस में ही होगा यहाँ पर इतना। अब देखिए इस राशि में यहाँ पर 3 अंकों तक यहाँ पर दिया है लिमिट इसकी, तो इसका कितना हो सकता है वैल्यू 0.001 और ये 2.725। इस राशि में देखिए 1 डिजिट तक है तो ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 डिजिट तक है तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। बच्चों ये डेसिमल रिमूव कर दिए जाएं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3/2725 और 1/20, और ये यहाँ पर 2/372। तो ये आप निकाल लीजिए कैलकुलेट करके, तो आपको इतनी क्या मिल जाएगी, त्रुटि मिल जाएगी। और प्रतिशत त्रुटि के लिए 100 लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर डेल्टा y/y इंटू 100, तो ये यहाँ पर 300/2725, यहाँ पर ये हो जाएगा 100/20 और ये 200/372। प्रतिशत त्रुटि के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बच्चों आ जाएगा वैल्यू कैलकुलेट करने पर 0.11%, और ये यहाँ पर 100/25% हो गया, और ये यहाँ पर 0.53%। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये आ गया 5.64% की त्रुटि इसमें हुई मापन में y=a³ b/c² में। बच्चों इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके पास। मैंने कहा था कि देखिए a के मान में जैसे 3% का डायरेक्ट डेल्टा a/a इंटू 100 का वैल्यू, ये इस तरह से ये क्वेश्चन आप लगाइए और आपको बात पूरी तरह समझ में आएगी। ये हमने आपको बताया बच्चों कि ये आप लोगों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा ऐप पर आपको मिल जाएगा वीडियो, और अपने टीचर से चर्चा कर सकते हैं वर्चुअल क्लासेस में इत्यादि, जिन पॉइंट्स पे आपको शंका हो। ये वीडियो बच्चों YouTube पर भी आपको प्राप्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लगाइए, अगले भाग में आपसे मिलेंगे।